सभी का इस नेशनल इंडिया न्यूज के खास डिस्कशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम अभी जो देश में लगातार विवाद चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर करके, उसमें जो हमारे पास तीन एक्सपर्ट हैं, तीन गेस्ट हैं जो अपनी बात रखेंगे और ओबीसी रिजर्वेशन के अराउंड जो भी कुछ बातें हैं उसकी हम पड़ताल करेंगे। जो सरकार की तरफ से क्लेम हो रहे हैं उसको हम एक बार देखेंगे। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का जो मामला है उस पे भी हम बात करेंगे। और इस खास पेशकश में मैं सबसे पहले जो हूँ डॉक्टर मनीषा बांगर को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीषा बांगर जो है वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है और वो जो है सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में वो बेबाकी से अपने जो राय है वो लगातार रखती रही हैं। जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं आज, प्रदीप धोबले जी, वो जो है ओबीसी सेवा संघ प्रेसिडेंट के नेशनल प्रेसिडेंट है और मुंबई से हैं। वो भी हमारे साथ जो है इस ओबीसी रिजर्वेशन पे अपनी बात रखेंगे। और जो तीसरे हमारे गेस्ट हैं विजय नागेश जी, जो गुजरात से गुजरात हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। धन्यवाद जी। मैं जो पहला सवाल जो है मैं प्रदीप धोबले जी से पूछना चाहूंगा कि हम इस पे गहरे से जो है पड़ताल करें, गहरा जानकारी लें। उससे पहले मैं जो हूँ आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो ओबीसी रिजर्व जो अभी के समय में जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं उनके सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उस पे अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता सकें कि उनकी अभी उनके क्या हालात हैं पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल। दो तरह का होता है। एक बनने वाली जो रिपोर्ट है जिसे हम डॉक्यूमेंट्री फीडबैक बोल सकते हैं। तो जो जो फील्ड में हम जो घूमते हैं तो वो फीडबैक का यू आर गेटिंग माय वॉइस, वो जो फीडबैक है वो फीडबैक हर आदमी का थोड़ा कम ज्यादा कौन कौन से गांव में घुमा, शहर में घुमा, इसके हिसाब से चेंज होते रहता है। लेकिन हम उसी आधार पर जाना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आते हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उसमें सबसे लार्जेस्ट दुनिया का जो सर्वे है वो कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें क्लियर कट, और उन्होंने उसमें जो 11 मुद्दे लेके सर्वे किया था और उसमें उन्होंने नॉट ओनली, क्योंकि आर्टिकल 340 बोलता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा क्या इस देश में कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनकी पहचान की जाए। राष्ट्रपति को वैसी ताकत दी गई थी कि वो ऐसा आयोग बनाए और उन्होंने जो आयोग बनाया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन के भी कुछ, और उस तीनों कसौटियों के ऊपर में जो ओबीसी की जातियां मंडल आयोग की लिस्ट में है। इसी कड़ी में मैं एडवोकेट नागेश जी से अगला सवाल करना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का, और साथ में ही जो इंक्लूजन एग्रीकल्चर इनकम प्लस सैलरी इनकम को इंक्लूड करने की बात हो रही है रिजर्वेशन देने में। तो ये पूरा मामला क्या है, बहुत उलझा भी लग रहा है और बहुत कंफ्यूज करने जैसा भी लग रहा है। तो इस पे आप अगर हमें समझा सकें कि इसके पीछे की क्या मंशा है और इससे जो कम्युनिटी है ओबीसी कम्युनिटी उसको किस तरीके का नुकसान पहुंचेगा, इस पे अगर आप हमें डिटेल में अगर जानकारी दे सके तो। आपने सवाल जो पूछे वो दो मोड़ पे हैं। एक तो ओबीसी और क्रीमी लेयर और दूसरा कि ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें एग्रीकल्चर इनकम क्रीमी लेयर में इंक्लूड हो या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन जो है हमारे देश में
वो ज्यादातर जाति के आधार पर जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया गया है और अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया है, उसमें से जो तीन जो कंपार्टमेंट रिजर्वेशन के फिलहाल जो मेजर जो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, तो ये तीनों कंपार्टमेंट में ओनली दी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जो सॉलिड जो फाउंडेशन होना चाहिए वो नहीं था, और उसकी जगह पे आर्टिकल 340 था, जो आर्टिकल 340 में लिखा था कि सेंट्रल और स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 340 वो समय पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया था, उस तरह से यदि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया होता तो आज हमको ये शायद डिबेट नहीं करनी पड़ती। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो पहला ओबीसी कमीशन का जो गठन हुआ, काका साहेब कालेलकर कमीशन 1950 में, वो कमीशन ने 1953 में रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट में 5 लोगों ने, खुद कमीशन के जो मेंबर थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, वही डिसएग्री हो गए। तो ओबीसी की जो जातियों को जो बेनिफिट मिलने वाला था 1947 के बाद 1950 तक 51 में कमीशन बना, 53 में उसने रिपोर्ट दिया, तब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद दूसरा जो ओबीसी आयोग जो बना, जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, और उन्होंने रिपोर्ट दिया 1992 में, जिसको मंडल कमीशन से जाना जा सकता है। तो ये मंडल कमीशन से पहले एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है, वो अदर बैकवर्ड क्लास की जो जनगणना है, जो बस्ती है, वो बड़ी ज्यादा तादाद में है, इसीलिए आज तक कोई ज्यादातर जो कमीशन थे वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मंडल कमीशन ने किया। मंडल कमीशन की पहली जो सिफारिश थी 27 अनुपात में उनको एजुकेशनल रिजर्वेशन दे, उसको चैलेंज किया इंदिरा साहनी, जो सुप्रीम कोर्ट बार के एडवोकेट थे और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम 50% रिजर्वेशन का लॉ लेट डाउन किया, और उसके साथ ओबीसी की जो जातियां हैं, वो जातियों में जो जातियां हायर क्लास है यानी कि क्रीम है, उसको सेपरेट कर दिया जाए। तो ये जो क्रीमी लेयर है वो एक जो क्लास है, एक क्लास में से जो हायर इनकम है, ज्यादा जमीन है, तो उनको वो क्लास से या तो क्लास के बेनिफिट से दूर करना, दैट मीन्स क्रीमी लेयर, कि जैसे ही दूध में से हम जैसे मलाई दूर करते हैं, इस तरह से ओबीसी का जो क्लास है उसको थोड़ा दूर करे। दिस इज व्हाट द क्रीमी लेयर इज, एंड द पर्पस कि जो ओबीसी में जो फॉरवर्ड क्लास है, ओबीसी में जो उन्नत जातियां हैं या तो उन्नत लोग हैं, उनको दूर करें, वो क्रीमी लेयर है। और दूसरी बात है कि क्रीमी लेयर में इनकम के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से वो है। जिस तरह से कई राज्यों में इनकम के लिए 6 लाख रुपए, कई राज्यों में 8 लाख रुपए, कई राज्यों में 7 लाख रुपए, तो ज्यादा तौर पर ओबीसी के लिए सभी राज्यों में क्रीमी लेयर की जो ये इनकम ईयरली है वो कोई एकदम क्लियर नहीं है। रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाला, उसमें से इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसको हम ईबीसी कहते हैं, तो 8 लाख तक की जिनकी इनकम है, जिनकी ईयरली इनकम 8 लाख रुपीस है, उनको ईबीसी में गिना गया। तो ओबीसी में 6 लाख रुपया और ईबीसी में 8 लाख रुपया, तो ये क्लियरली आप ये दोनों के बीच आपको लगेगा कि दिस इज क्लियरली बायस। सो ओबीसी की जो इनकम है वो अभी तक उनकी जो जातिगत जो धंधे हैं, वो वंश परंपरागत जो धंधे हैं,
एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि इनकम टैक्स में भी ऐसा प्रोविजन है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज नॉट टैक्सेबल। तो उस तरह से ओबीसी के जो लोग हैं उनको उनकी जो इनकम है, सैलरीड पर्सन की इनकम भी अभी 10 लाख करनी चाहिए, क्योंकि ईबीसी में 8 लाख जो कमाने वाले लोग हैं वो यदि ईबीसी का बेनिफिट मिल सकता है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका उनको बेनिफिट नहीं मिले। इसीलिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि पूरे देश में एक कॉमन पॉलिसी हो और कॉमन पॉलिसी के तहत पूरे देश में ओबीसी की क्रीमी लेयर की जो इनकम है वो एक सीलिंग फिक्स कर दी जाए, और वो भी वो माइंड में रख के कि ईबीसी की इनकम अभी 8 लाख पर ईयरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स की है बाय वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उस तरह से ओबीसी के जो लोग हैं उनको यदि गवर्नमेंट को बेनिफिट देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो उन तक पहुंचाना है, तो उसमें कॉमन पॉलिसी को लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी डिटेल में इस पूरे इसकी जानकारी दी। इसी कड़ी में मैं अगला सवाल जो हूँ प्रदीप ढोबले जी से पूछना चाहूंगा। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रीफली बता दें कि अभी के कंडीशन में जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं उनके सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, साथ ही ये जो पूरा पॉपुलेशन का जो है वो पूरे देश में अप्रोक्स 60% पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी कम्युनिटी और जो ओबीसी जातियां हैं उसमें आती हैं, पर जो रिजर्वेशन देने की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं 27% के पे ही रहता है। एक तो पहला सवाल ये कि ये कितना सही है, ठीक है, और दूसरा सवाल इसी के करीब में जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे विजय नागेश जी ने कहा कि सब स्टेट का अलग अलग मामला है, अलग अलग तरीके का लेयर बना हुआ है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी ओबीसी रिजर्वेशन जो अलग अलग स्टेट में जो दिया जा रहा है तो वो किस फॉर्म में है, कितना सही है और उस पे क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है। प्रदीप जी। जो अभी विजय नागेश जी ने कहा वो बात सही है कि हर राज्य में जो क्रीमी लेयर की लिमिट है वो अलग अलग है, उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए। मगर सबसे पहले प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या वास्तव में क्रीमी लेयर की जरूरत है, क्योंकि भारत के संविधान ने कहीं क्रीमी लेयर की जिक्र किया नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 340 क्लियर कहता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए ही रिजर्वेशन दिया जाए, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े और उसके पीछे का अगर हम पृष्ठभूमि अगर देखते हैं तो उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 रखा था तो जो बहस हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि ये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों की पहचान क्यों की जाए, क्योंकि जो हिंदुओं की जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जिसे बाबा साहब ने क्रमिक विषमता कहा है कि यहाँ सब जातियां एक स्तर पर मानी नहीं जाती। अगर सब जातियां एक ही सामाजिक स्तर पर मानी जाती थी तो प्रश्न ही नहीं उठता था, मगर सब जातियां सामाजिक स्तर में समान नहीं है, और जो हर जाति एक जाति के एक तो ऊपर है या नीचे है, तो इसलिए ऐसी जातियों का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। शेड्यूल कास्ट का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से हुआ कि ये जो जातियां है ये जातियां अनटचेबल कास्ट थी, तो इसलिए ये शेड्यूल कास्ट हुई। जो जातियां जंगल में रहती थी, जो मेन स्कीम से बाहर थी, वो शेड्यूल ट्राइब बनी। लेकिन उसके अलावा भी इस देश के अंदर में सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट क्यों ढूंढना पड़ा, तो क्योंकि इस देश के अंदर में जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति जो कानून इस देश के अंदर में था, और वो वर्ण व्यवस्था को मानता था। आज भी जब हम रामायण और महाभारत देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि भाई राम क्षत्रिय था या पांडव क्षत्रिय थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ये कि कहाँ आता है, ये उसके ही सिम्टम्स है जो हमारे
धर्मशास्त्र में और धार्मिक कहानियों में हम देखते हैं। तो उसमें हम जब देखते हैं कि ये जो ओबीसी की जातियां थी, ये ना ब्राह्मण थी, ना क्षत्रिय थी, ना वैश्य थी, ये शूद्र जातियों में थी। और शूद्र जातियों में होने से ही ये सामाजिक दृष्टया इनका दर्जा नीचे का था, इसलिए इसे सामाजिक पिछड़ा और फिर इसको शैक्षणिक पिछड़ा, दूसरा शब्द क्यों यूज किया गया सामाजिक पिछड़ा और शैक्षणिक पिछड़ा, क्योंकि इन जातियों को शैक्षणिक अधिकार नहीं थे, शिक्षण लेने का अधिकार नहीं था। इसलिए जो डेफिनेशन आर्टिकल 340 में आई है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े, सामाजिक पिछड़े किस लिए, तो वर्ण व्यवस्था के तहत ये सबसे नीचे का वर्ण है, और शैक्षणिक पिछड़े किस लिए, क्योंकि ये सबसे नीचे का जो वर्ण था इसको कुछ हक और अधिकार से वंचित किया गया था, और उसमें प्रमुख जो हक उससे वंचित किया गया था वो था उसका शिक्षण का अधिकार। वैसे उसको और अधिकारों से वंचित किया गया था, जैसे उसको शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, उसको अर्थार्जन का अधिकार नहीं था, पैसे कमाने का अधिकार नहीं था, उसको उसने दी हुई वो जिस जाति में उसी जाति में काम करने के लिए बंदिस्त किया गया था। लोहार है तो सुनार का काम नहीं कर सकता था, उसको वो जहां जिस बस्ती में रहता है उसी बस्ती में रहना पड़ता था। इसलिए हम देखते हैं कि हमको कहीं लोहारवाड़ा दिखता है, कहीं तेली गली दिखती है, आज भी दिखती है। आज आप गांव देहातों में जाओ तो जातियों के नाम से बस्तियां है बना रहे, और फिर उनको आपस में एक दूसरे के बच्चों से करने का अधिकार नहीं था, जिसे हम बेटी बंदी कहते थे उसमें। फिर उनको एक दूसरे के घर में खाने तक का अधिकार नहीं था, जिसे हम रोटी बंदी कहते हैं। ऐसे 7 अधिकारों से इनका हनन हुआ था, ये जो मैंने 7 बंदियां बताई अभी आपको, तो ये 7 बंदियों को पूरी तरह से खत्म करने का काम जो है भारत के संविधान ने किया है। और भारत के संविधान ने इसमें जो आर्टिकल 19 के तहत हम देखते हैं कि एनीबॉडी कैन स्टे एनीवेयर एक बहुत बड़ा हक है। आज मैं जाके पश्चिम बंगाल में रह सकता हूँ, या मैं जिस फ्लैट सिस्टम में सबके सब ब्राह्मण रहते हैं वहां जाके मैं रह सकता हूँ। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो मैं उनको कोर्ट में खींच सकता हूँ। तो कहीं भी जाके रहने का अधिकार मिला है मुझे, कोई भी हर तरह के शिक्षण का अधिकार मिला है मुझे, मैं किसी भी तरह का व्यवसाय आज कर सकता हूँ। ये हमारे बहुत बड़े, हम आज एक दूसरे के घर खाना खाते हैं, ये सब जो अधिकार जो भारत के संविधान ने दिए है, आज ओबीसी समाज को इसकी जानकारी नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि उनको जानकारी नहीं होने की वजह से वो अपने हक और अधिकारों के बारे में उतने जागरूक नहीं है। मगर उन ओबीसी के अंदर में जो भी जागृति आई, उस जागृति जो भी हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन है जो ओबीसी वर्ग को जागरूक करते हैं, तो उसके तक हमारा जो एक मैसेज गया, वो मैसेज ऐसा गया कि भाई अभी अगर हमें हुक्मरान बनना है तो हमने हमारे ही जाति के आदमी को नेता बनाना चाहिए या हमने वोट देना चाहिए। उसका संदर्भ लेते हुए ये जो प्रस्थापित जो मनुवादी या जो भी ताकते हैं, उन्होंने उनको लगा कि अगर इनका ही आदमी अगर बना दिया जाए और उस आदमी के तहत अगर हम हमारी सिस्टम चलाए तो क्या हार जाए। इसलिए पिछले चुनाव में हमने देखा कि अब की बार मोदी सरकार ये नारा उठ के आया था, क्योंकि मोदी जी अपने सभाओं में भाषणों में हमेशा ये कहा करते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं ओबीसी जाति का हूं। मगर आज मैं भी देश में एक ओबीसी का नेता हूं और मैं उनसे सीधा प्रश्न करता हूं कि आप हमारे को एक तो भी ऐसा काम दिखाइए प्रधानमंत्री होने के बाद कि जो आपने ओबीसी के लिए किया हो, या आप प्रधानमंत्री या आपके राजकीय जीवन में आने के पहले एक तो भी ऐसा एक छोटा सा फोटो दिखा दीजिए कि आपने कभी ओबीसी के कोई आंदोलन में शरीक हुए हो या कोई ओबीसी का प्रबोधन कर रहे हो। तो हमारा जो एक कहना था कि अपनी ही जाति के लोगों को वोट दो, या हम कोई कुछ तो भी गलती कर बैठे, समाज ने गलती नहीं किया, हमने उनको बताने में गलती किया ऐसा हमें लगता। लेकिन अभी हम लोगों को कह रहे कि भी सिर्फ ओबीसी जाति का नहीं, वो ओबीसी के नीति का भी आदमी होना चाहिए। तो आज समाज के अंदर में बहुत बड़ी चर्चा है ये सब लेके, और अभी धीरे धीरे भारत की जो सामाजिक जो चेहरा, राजनीतिक चेहरा जो सामने आएगा, वो ये नीति के साथ वाला भी चेहरा है। ये आप अभी आगे के दिनों में, क्योंकि लोगों को जो
जैसे कि मैं कहा कि 314 आईएएस ऑफिसर ओबीसी के, वो अगर कांग्रेस की रेजिम में उसी पत्रक के द्वारा आईएएस बनाए जाते थे, मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने उसके अंदर में त्रुटियां निकाली। तो क्योंकि क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं, तो यह सब त्रुटियां खत्म हमें करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस इंदिरा साहनी का हम जिक्र कर रहे थे, उस इंदिरा साहनी के तहत ही नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बना हुआ है। मोदी सरकार ने नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को आर्टिकल 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया, क्योंकि इंदिरा साहनी ने उसको जब बनाने को बोला तो उसका न्यायालयिक दर्जा था, तो जुडिशियल स्टेटस था, अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाला नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस होने के बावजूद भी ये जो सरकार है, इसने एक शर्मा कमेटी बनाई 3 लोगों की। ये शर्मा कमेटी में एक भी ओबीसी नहीं था, जबकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का जो चेयरमैन होता है या उसके मेंबर होते हैं वो ओबीसी होते हैं, क्योंकि उनको ओबीसी के हित में काम करना होता है। शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन मेंबर ये शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के शेड्यूल ट्राइब होते हैं, माइनॉरिटी कमीशन के माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं। तो ये जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है तो ये काम उससे करवाना था, तो शर्मा कमेटी क्यों बैठाएगी? तो जो शर्मा कमेटी उन्होंने बैठाई, वो शर्मा कमेटी ने कहा कि अभी ओबीसी का जो क्रीमी लेयर की मर्यादा है वो 8 लाख से लेके 12 लाख कर दी जाए, मगर उन्होंने कहा कि इसमें सैलरीड इनकम ऐड किया जाए और एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड किया जाए, जबकि पहले सैलरीड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम ये ऐड नहीं होता था। आज 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 अगर घर में दोनों भी माँ पिताजी किसी लड़के के, और अभी सैलरीड इनकम सबका बोल दिया, तो माँ पिताजी अगर सर्विस करें तो आज क्लास 4 एम्प्लॉय को भी 40-50 हजार पगार है, उसके वाइफ को 40-50 हजार पगार हो, और वो लड़का भी अगर कहीं 15-20 हजार में कभी काम कर रहा हो, ये सब अगर इनकम आप अगर पकड़ लोगे तो ये तो 1,00,000 क्या तो 12 ओबीसी का साउंड नहीं आ रहा सर आपका। प्रदीप जी, जैसे कि हम अनवरुल इंटरप्ट कर दो और इंटरप्ट कर दो। प्रदीप जी, 65% प्रदीप हाँ, उनको म्यूट कर दो। क्यों? अनम्यूट कर दीजिए आप हाँ सर। प्रदीप उन्होंने जी, म्यूट किया है। प्रदीप जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वो अनम्यूट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। हाँ, बट मेरी आवाज उनको जाएगी, उनकी आवाज नहीं आएगी। बट अभी शायद लग रहा है नेटवर्क का वो ओके सर, ओके ओके। इशू हो रहा है। हाँ प्रदीप तो जी, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हाँ, तो इसलिए शर्मा कमेटी का, लेकिन अभी हमने देखा है कि जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के पार्लियामेंट्री कमेटी गणेश सिंह है, उन्होंने ओबीसी एमपीज है। हाँ प्रदीप जी, मैं आपको बिल्कुल रोकना चाहूंगा कि आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल कट कट करके आ रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, और उसके बाद जो है मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, और मैं वापस से फिर आपके पास में आऊंगा और जानकारी लेने के लिए। तो इसी कड़ी में जो अगला सवाल है वो डॉक्टर मनीषा बांगर जी से है कि, और वो काफी खास सवाल है कि अभी एक तरफ एक पूरा चर्चा शुरू हुआ है इसको लेकर करके, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर करके लोग अपनी राय और प्रतिक्रिया भी आ रही है बड़े लार्ज स्केल पे, बट उसी समय में इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि
मंदिर जो है अभी बनना चाहिए, और उसके बाद पूरा का पूरा जो डिबेट आप देखेंगे वो एक कोशिश हो रही है कि मंदिर के अराउंड वो उसको करे, और जिसके वजह से जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने की ऐसी कोशिश दिख रही है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखती हैं, और इस पे क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहती हैं, और किस तरीके से वो जो है इस पूरे डिबेट को देखें, जो ओबीसी डिबेट है, ओबीसी रिजर्वेशन डिबेट है? मनीषा जी। देखो, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक जी से? बिल्कुल। यस जी हाँ, तो सबसे पहले मैं ये सामने लाना चाहूंगी कि ओबीसी वर्ग के साथ में संविधान बनने के पहले से लेकर तो अब तक, संविधान बनने के बाद और मंडल कमीशन हयात में आने के बाद में लगातार धोखेधड़ी हो रही है। उनके साथ साजिशे पे साजिशें, षड्यंत्र पे षड्यंत्र और धोखेबाजी पे धोखेबाजी हो रही है। और ये जो धोखेबाजी कौन कर रहा है? ये धोखेबाजी उन लोगों से हो रही है जो इस देश के हुक्मरान है, जो क्लास इस देश का रूलिंग क्लास है और जो इनके हाथ में राजनीतिक सत्ता रही है, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से रही हो या चाहे वह बीजेपी के माध्यम से रही हो या जनता पार्टी के माध्यम से रही हो। इन लोगों के ओबीसी वर्ग के साथ, तमाम बहुजन समाज के जो ओबीसी वर्ग है उनके साथ साजिशें ना सिर्फ राजनीतिक जो सत्ता में है उन लोगों से हो रही है, मगर जो लोग न्यायालय में है और जो मीडिया में है उनके माध्यम से भी धोखेबाजी हो रही है। और जो न्यायालय में और मीडिया में है वह भी उसी क्लास, उच्च वर्णीय, द्विज, ब्राह्मण वर्ग वर्ण से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ ओवर रिप्रेजेंटेशन से जो सत्ता केंद्र के ऊपर अधिकार और पूरी तरह से कब्जा किया गया है, उनके तरफ से धोखेधड़ी हो रही है। जो बात सबसे पहले प्रश्न में आई थी, जो नागेश जी की तरफ से आई थी कि अगर ये संविधान में बात होती थी तो आज ये हमारे सामने मसला नहीं आता है, तो मैं उससे थोड़ा डिफर करती हूँ, क्योंकि जब शेड्यूल कास्टों को संविधान में उनके सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनको रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन दिए गए, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास था, उसके पीछे आंदोलन थे, उसके पीछे उनको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया हो चुकी थी। कम्युनल अवार्ड जो मिले थे 1935 में और उसके पहले 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, उसके आधार पर शेड्यूल कास्टों को वह प्रावधान मिले थे और वो प्रावधान मिलने तक उनके सामाजिक आइडेंटिफिकेशन का मसला पूरी तरह से सुलझा हुआ था। यह चीज ओबीसी के माध्यम से के मामले में सुलझा हुआ नहीं था, क्योंकि उनके आंदोलन जो थे वो पूरी तरह से कांग्रेस में विलीन थे और मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू ने मिलकर और पूरे तमाम कांग्रेस ने मिलकर ओबीसी के लोगों को या ओबीसी लीडरशिप को अलग से आने का प्रावधान जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो आने ही नहीं दी, और उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ काम नहीं किया। और इसी का हश्र हुआ कि जब डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहा तो ये सवाल सरदार पटेल के तरफ से ही कांग्रेस ने उठाया कि वो कौन लोग हैं जिनको हम देना चाहेंगे। तो फिर वो बात आई कि वह इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, तब कमीशन बनने की बात उठी और तब कमीशन बना। ये पहली सबसे बड़ी धोखेधड़ी थी। दूसरी धोखेबाजी तब हुई जब काका कालेलकर कमीशन ने खुद ही उस चीज को खारिज किया और उसको कोल्ड स्टोरेज में बक्से में बंद कर दिया, और ना ही मिस्टर नेहरू ने इसके ऊपर कोई हवाला लिया। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस होता है और मंडल कमीशन के इसमें हमको नजर आता है कि उस प्रक्रिया से फिर वह चीज उसको एक शेप मिलता है। फिर तीसरी धोखेधड़ी हुई कि न्यायालय इस वक्त, न्यायालय को राजनीतिक पार्टी के तरफ से तो यह लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते थे, ओबीसी वर्ग के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने चालाकी की। तब न्यायालय की तरफ से उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ धोखेधड़ी की इंदिरा साहनी केस के माध्यम से, जो सीलिंग लाया, 27% लोगों को तक सीमित रखा। ये तीसरी धोखेधड़ी थी। और आज जो हो रहा है, जो हमको दिखता है कि उसके तुरंत बाद पूरे 20-25 साल हमारे मंदिर का मुद्दा बनाने में उसको राजनीतिक पार्टी ने फिर उसके ऊपर अपना अधिकृत मान लिया
और अधिकृत तरीके से मीडिया का जो उनका सत्ता केंद्र है उसको उन्होंने रिक्रूट किया। मतलब पहले से लेकर शस्त्र अशस्त्र, जिस तरह से इंद्र पहले एक शस्त्र उठाता था, बाद में परशुराम को लाया उन्होंने, बाद में उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं को लाया। तो इनके जो ये ब्राह्मण लोग जो मीडिया में बैठे हुए, ब्राह्मण जो न्यायालय में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण जो राजनीतिक पार्टियों में बैठे हुए, ये अलग अलग देवी देवताओं के रूप धारण करके ये लोग ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाकर धोखेधड़ी में, साजिशों में ये लोग घेरते रहे। आज का जो मसला है उसमें क्रीमी लेयर, बिल्कुल सही बात बोली है प्रदीप ढोबड़े ने जी ने कि जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है तो फिर वहां पर ब्राह्मण को कमीशन का हेड और उस कमेटी की बनाने की जरूरत कहां से हुई? आपने जब कैबिनेट, पहली कैबिनेट बनती है तो आपने तभी मिस्टर काका साहब कालेलकर जो कि ब्राह्मण थे तब आपने उनको दिया। तब उस वक्त क्या ओबीसी के लोग मौजूद नहीं थे? यशवंतराव चौहान जी नहीं थे और अन्य तमाम ओबीसी लीडरशिप नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बनाने दिया। आज फिर से शर्मा जी के हाथ में जाके रख दिया है। शर्मा जी के हाथ में जाके रख दिया तो वो तो अपनी तलवार चलाएंगे ही, और उन्होंने चलाई। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी में जो बीजेपी, मैं मानती हूं और आप भी इस चीज को मानना चाहिए कि मुखौटा हमारे सामने मिस्टर मोदी का ओबीसी के नाम से दिया है, वो पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी जो है वो ब्राह्मण लोगों की पार्टी है और सवर्ण द्विज वर्गों को हितों को का संरक्षण करने की पार्टी है। उन्होंने एक तरफ से राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए द्विज और सवर्णों को काम चलाया, दूसरी तरफ से मीडिया में बैठे और तीसरी तरफ से न्यायालय में बैठे हुए लोगों से। और आज फिर से वह जो मसला सुलझ चुका है कि आपने तय कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय आ गया है, जजमेंट आ गया है कि यह फलाना पार्ट ऑफ द जमीन मुसलमानों को दी जाएगी, वहां पर वो मस्जिद का उसके बनाना चाहे या स्कूल बनाना चाहे या कॉलेज बनाना चाहे या अस्पताल बनाना चाहे, वो तय करेंगे और वो हो गया है बात। उधर से शिला मंदिर की भी बात हुई है। आज जब कोरोना का महामारी है, आज जब इकोनॉमी इस तरह से पूरी तरह से धंस गई है, आज जब क्रीमी लेयर के चलते हुए आपने एक पूरे सवर्ण वर्ग को ईबीएस इकोनॉमिक रिजर्वेशन के माध्यम से 3% और 7% लोगों को आपने 70% से ज्यादा रिजर्वेशन देके रखा हुआ है। तो यह जो साजिश के ऊपर साजिश है, यह वो चलाने में लगातार लगे हुए हैं। और अभी जो हाल ही में लाया है कि एक तरफ से तलवार चलाई कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाया, उस क्रीमी लेयर में फिर से घुसेड़ा उन्होंने कि एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि कम से कम ओबीसी लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाए और कम से कम ओबीसी के लोग अपने बच्चों को एलिजिबल करवा पाए। जब पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो एलिजिबल कहां से होंगे? फिर इन लोगों को पूरी तरह से छूट मिलती है ये बोलने के लिए कि कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं थे। और उच्च संस्थान जो है, उच्चतम संस्थान है, वहां पर ओबीसी के बच्चे लोग पहुंच ना पाए। इस तरह के इन्होंने करा हुआ है। आखिरी में जो शिलान्यास का जो ये लाया है, वो इसलिए लाया है कि पूरी तरह से हिंदू के जो डिस्कोर्स है और हिंदू मुसलमान का डिस्कोर्स है, इसमें ओबीसी लोगों को फिर से फंसाया जाने की साजिश की जा रही है। इसमें मुझे लगता है कि ओबीसी संगठन, ओबीसी राजनेता और बीजेपी के अंदर में जो तमाम ओबीसी राजनेता जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बगावत करने का समय आ गया है। उन्होंने डायरेक्टली पूछना चाहिए बीजेपी को कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अभी इन्होंने ये इनके तरफ से स्टेटमेंट जाना चाहिए कि मंदिर रखिए आप, हमको हमारा चाहिए आरक्षण, हमको चाहिए कि हम न्यायालय में बैठे, हमको चाहिए कि हम मीडिया में बैठे, हमको चाहिए कि हमारे बच्चे राजनेता हो, हमको चाहिए कि हमारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे प्रोफेसर्स बने और ये बने जिनकी की तादाद आज 5% या 6% से भी कम हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। चूंकि हम जो है समय सीमा से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से रोकनी होगी।
पर जिस लेकिन तरीके मैं से एक चीज हाँ मैं एक जी चीज जानना चाहूंगी प्रदीप धोबी जी से कि ये एग्रीकल्चरल इनकम और जो सैलरी इनकम है, इससे ओबीसी वर्ग को कितना नुकसान होगा। और एक शब्द मैं इसके बारे में नागेश जी से भी चाहूंगी कि वो बताएं, ताकि क्योंकि इसकी जागृति होना, और ये नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट वाला मामला था उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि वो इसके बारे में बताएं। जी विजय जी। यस, जो क्रीमी लेयर है, वैसे जैसे ढोबले साहब ने बताया और मैम ने बताया कि इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्रीमी लेयर या तो उसको बाइफर्केट करना, वो कहीं प्रोविजन नहीं है। एट द मोस्ट जो है प्रोविजन की वीकर सेक्शन जो ओबीसी में है, उसको एक आइडेंटिफाई करके ओबीसी में 2 पार्ट किए गए थे प्रायर टू मंडल कमीशन के। उसमें से जो एंटी डीएनटी है उसको ओबीसी से अलग कर दिया गया, ताकि ओबीसी का जो बेनिफिट है वो एंटी डीएनटी जो नॉमेडिक ट्राइब्स और डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, जिसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो स्टेटस नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ओबीसी में थी, तो उनको एंटी डीएनटी, दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये जो आर्थिक पैमाने पर जो इकोनॉमिक बेसिस पे जो किसी भी को रिजर्वेशन देना ये नहीं देना, वो मंडल कमीशन का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला। उसके बाद बाय वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया। वो मामला अभी उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यदि जो क्लास जो है वो बैकवर्ड है, तो उसकी एग्रीकल्चर जो इनकम है तो उनको काउंट करे या नहीं, तो इनकम टैक्स में ये इनकम कभी काउंट नहीं होती है। दूसरी बात है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरे फैमिली में उसमें कितना उनको मुनाफा होता है वो भी उसमें कोई डिसाइड नहीं है। सपोज एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम होने से पहले उसकी फसल पूरी वो हो जाए तो उसको पूरा नुकसान हो जाए, या तो जो उसका जो गुड्स है जो वो स्टोरेज किया वो नुकसान हो जाए। तो एग्रीकल्चर जो इनकम है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोलते हैं कि इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, पर यदि आप इनकम रखो तो भी ऐसा रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ओबीसी का जो बेनिफिट है वो उन लोगों तक पहुंच सके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल है राइट्स वो मिले। जैसे कि मंडल कमीशन ने मोहन और लालू का जो एग्जाम्पल दिया था, जिन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मंडल कमीशन में मोहन और लालू का जो एग्जाम्पल दिया है मंडल साहब ने, तो वो तरह से कि एक जो क्लास है, बाकी ओबीसी की जो जनगणना है वो आज तक नहीं हो पाई। और दूसरा जो है कि ओबीसी के जो बजटरी प्रोविजन है वो नहीं हुए। तब तक ये नहीं हो सकता, तब तक क्रिमिलेयर के लिए एक विशेष एक कमीशन का गठन करना चाहिए और उसके बाद ही क्रिमिलेयर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को बताया है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को, जो शोषित समाज है उन्हीं को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि तुम प्रूफ करो कि तुम शोषित हो, और उनको उन्हीं के पास में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाना होता है जो उनका शोषण करते हैं। तो बड़ा ये जो कलम कसाई जो आपने बात रखी वो बड़ा बेहतरीन है। ये जो बड़ा बहुत रोमांचक ये पूरा कन्वर्सेशन रहा है, इसमें बहुत गहरी जानकारी और बहुत अलग अलग तथ्य निकल करके आए जो काफी समझने में आसानी हुई कि ये जो पूरा जो डिबेट चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन का
वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जाना चाहिए और उसके पीछे की जो वजह है कि कितना कुछ है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और प्लस कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसमें भी लगातार कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं ओबीसी कम्युनिटी को और उनको अपने लिए ही नीति बनाने के मौके नहीं मिले। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ओबीसी नीति की जो बात करी कि वैसे लोगों की जरूरत है जो ओबीसी नीति में भी यकीन रखें, वो बहुत बेहतरीन आपने बात करी। फिर कलम कसाई क्या जो आपने पूरा एक्सप्लेन करा है वो बहुत ही बेहतरीन था। और विजय नागेश जी, आपने जो पूरा बताया है ये एग्रीकल्चर और सैलरी इनकम को इंक्लूड करके इस तरीके से और भी मुश्किल कर दिया जाए कि लोग कम से कम जो है इसका हिस्सा बने और जो पूरा जो एक मतलब बायस सा सिस्टम है कि हर स्टेट का अलग अलग है। फिर उसके बाद ईओबी का जो है उसको लेकर के आते हैं और वहां पे जो है अलग कैटेगरी है। तो आपने जिस तरीके से पूरा कैटेगरी समझाया और जो रोशनी डाली आपने पूरा एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम को इंक्लूड करने की वजह से क्या नुकसान होगा, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और मनीषा बांगर जी जिन्होंने बात करी किस तरीके से मीडिया जो है और पूरा जो नेक्सस है, ये बड़ा बेहतरीन नेक्सस है जिसपे और भी बात करनी चाहिए, जो पार्लियामेंट में भी होते हैं और कोर्ट में भी होते हैं और मीडिया में भी होते हैं और हर जगह होते हैं। और ये जो है वो किस तरीके से जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट है उसको किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देते हैं दूसरे तीसरे मुद्दों में, उस पे डॉक्टर मनीषा बांगर जी ने जो अपनी बात रखी और जिस तरीके से समझाया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों का इस पूरे डिबेट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम फिर ऐसा ही और भी कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ में करना चाहेंगे और भी कुछ समझना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। नेशनल इंडिया न्यूज के इस कड़ी में इस इंटरव्यू डिबेट के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।